वेलकम टू अध्यापिका। आज हम लर्निंग एंड टीचिंग के 7th यूनिट इवैल्यूएशन, जिसको हम मूल्यांकन कहते हैं, उसको कवर करेंगे। तो आज के सेशन में हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके क्या क्या टाइप्स हैं, ये असेसमेंट से कैसे डिफरेंट है, और इसके साथ साथ हम जानेंगे CCE के बारे में, यानी कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में। तो सबसे पहले हम इवैल्यूएशन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम CCE को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विद अ कोट। और आज का जो हमारा कोट है वो कहता है, द गोल इज नॉट टू बी परफेक्ट बाय द एंड, द गोल इज टू बी बेटर टुमारो। यानी कि अगर मैं इसको एक टीचिंग और लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो टीचर के लिए उसके स्टूडेंट का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। उसका जरूरी है कि एट द एंड जब वो चीजें खत्म कर रहा है, जब वो चीजों को सीख रहा है, उसके कंप्लीट होने पे, उसके फिनिश होने पे वो पहले से बेहतर हो, वो इम्प्रूवमेंट करता हुआ दिखाई दे, तो उसके बाद उनके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आए। और ये इम्प्रूवमेंट का पता हमें किस चीज से चलता है? हमें इस चीज का पता चलता है इवैल्यूएशन की मदद से, कि बच्चे के अंदर कितने चेंजेस आए हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स वो फुलफिल हुए हैं जो टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस के स्टार्टिंग में बनाए गए थे। तो इन सारी चीजों का पता हमें इवैल्यूएशन की मदद से ही चलता है। तो अगर हम कहें कि इवैल्यूएशन क्या है, यानी कि मूल्यांकन क्या है, तो हम कहेंगे कि इवैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। यानी कि जो मूल्यांकन होता है वो सिस्टमैटिकली ही होता है, एक सिस्टम के साथ ही चलता है। तो कैसे करती है टीचर मूल्यांकन? टीचर सबसे पहले एविडेंसेस को कलेक्ट करेगी, उसके बाद उसको एनालाइज करेगी, और उन एविडेंसेस की मदद से क्या परफॉर्मेंस रही है उसके ऊपर वो एक्शंस लेंगे। यानी कि जो इवैल्यूएशन होता है उससे टीचर को पता चलता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स वो स्टार्टिंग में लेकर चली थी, क्या वो फुलफिल हुए हैं या नहीं हुए, और वो अगर फुलफिल हुए हैं तो वो कितने हद तक फुलफिल हुए हैं, और अगर उनमें और सुधार की जरूरत है, अगर और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है जो थोड़े बहुत रह गए हैं, तो उसमें इम्प्रोवाइजेशन कितना करना है। तो ये सारी बातें जो टीचर को है वो इवैल्यूएशन की मदद से ही पता चलती है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन एक जजमेंटल प्रोसेस है, जिसमें टीचर जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं उनके बेसिस पे ही जज करके बताती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे स्कूल्स में जो 33% है वो एक सेट स्टैंडर्ड है कि 33% जो बच्चा लेकर आएगा उसको आगे वाली क्लास में प्रमोट करा जाएगा, और जो 33% से कम होगा उसको आगे वाली क्लास में नहीं प्रमोट करा जाएगा। तो ये जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, इन्हीं के बेसिस पे टीचर इवेल्युएट करती है, डिसीजन लेती है और अपनी जजमेंट पास करती है। तो अब हम कह सकते हैं कि इवेल्युएशन जो है उसमें टीचर सबसे पहले क्या करती है कि इंफॉर्मेशन को गैदर करती है, और उसी इंफॉर्मेशन को वो असेस करती है, और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो डिसीजन लेती है कि क्या इस बच्चे में कितने सुधार हैं, कितने लर्निंग और टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हुए हैं, वो अटेन या अचीव हुए हैं या नहीं हुए, और अगर हुए हैं तो कितने हद तक हुए हैं, क्या पूरे हुए हैं या पूरे नहीं हो पाए। तो उसके रीजंस फाइंड आउट करने में हमें इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसीलिए इवैल्यूएशन को टीचिंग और लर्निंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी कहा जाता है। उसके साथ साथ एक टीचर को अगर इवैल्यूएशन करनी है तो वो इवैल्यूएशन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इवैल्यूएशन डिवाइसेस का, डिफरेंट डिफरेंट इवैल्यूएशन टेक्निक्स का यूज करेगा। जैसा कि हम सेशन में आगे इस चीज को जानेंगे, अलग अलग इवैल्यूएशन की डिवाइसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो अब हम कह सकते हैं कि जो इवैल्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करने के साथ, और एंड कहाँ पर होता है? जजमेंट देने पर, डिसीजन देने पर, कि कितने एक्सटेंट तक, कितनी हद तक उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर लिया गया है। तो अब हम बात करेंगे कि असेसमेंट में और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ज्यादातर लोग समझते हैं, ज्यादातर बच्चों की भी ये ट्रबल रहता है कि उनको ये परेशानी रहती है कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन को वो एक जैसा समझ लेते हैं, वो सोचते हैं कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। असेसमेंट को हम हिंदी में आकलन कहते हैं और इवैल्यूएशन को हम मूल्यांकन कहते हैं। यानी कि जब हम असेस करते हैं बच्चे को तो हम अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको फीडबैक देते हैं कि कैसे वो अपने आप को और ज्यादा इम्प्रोवाइज कर सकता है, कैसे वो अपने रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट्स को लेकर आ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो असेसमेंट है वो डायग्नोस्टिक होती है नेचर में, यानी कि टीचर सबसे पहले पता लगाती है कि कौन कौन से स्पेसिफिक एरियाज में बच्चे को प्रॉब्लम है, और उसके बाद जब वो उसकी असेसमेंट करती है तो वो उसको फीडबैक भी देती है कि जैसे कि जिससे बच्चा क्या है अपने आप को इम्प्रूव कर ले, अपने रिजल्ट्स को और ज्यादा बेटर कर ले। तो इसलिए बोला जाता है कि जो
असेसमेंट है वो प्रोसेस ओरिएंटेड है, यानी कि ये प्रक्रिया के थ्रू ही चलता है, ये एक प्रक्रिया के थ्रू ही वर्क करता है। तो वहीं अगर हम बात करें इवैल्यूएशन की, तो जैसा कि मैंने बताया कि इवैल्यूएशन स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव्स बनाने के साथ और खत्म होता है जजमेंट देने पर कि कहाँ तक उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करा है। तो यहाँ पर फीडबैक का इतना रोल नहीं होता। यहाँ पर जो इवैल्यूएशन है वो एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, यानी कि ये एंड रिजल्ट की बात करता है कि जो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं वो कहाँ तक पूरे हुए हैं, बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सारी चीजों को कंसिडर नहीं करता। सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स जो बनाए हैं क्या वो पूरे हुए हैं नहीं हुए, उसी के ऊपर वो डिसीजन देना और उसी ऑब्जेक्टिव्स को लेकर बात करना इवैल्यूएशन के अंदर आता है। तो असेसमेंट में टीचर पता लगाती है कि बच्चे की लर्निंग कहाँ पर है, उसको कहाँ तक जाना है और किस तरीके से बच्चे को उस जगह पर लेकर जाया जाएगा। इवैल्यूएशन में सिर्फ और सिर्फ जजमेंट दे दी जाती है कि आपने ऐसा करा है और इस सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, तो ये चीज गलत है। तो ये था इवैल्यूएशन और असेसमेंट में डिफरेंस। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इवैल्यूएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो इवैल्यूएशन का जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये कॉन्टिन्यूअस है और सिस्टमैटिक है। तो जैसा कि मैंने बात करी, जैसा कि मैंने जब आपको इवैल्यूएशन बताया तब मैंने आपको बताया कि ये कैसे सिस्टम्स के साथ काम करता है, यानी कि जब टीचिंग टास्क जहाँ पे खत्म होता है वहां से इवैल्यूएशन स्टार्ट होता है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद ही इवैल्यूएशन करा जाएगा। तो ये बहुत सिस्टमैटिकली चलता है और उसके साथ साथ कॉन्टिन्यूअसली चलता है, यानी शॉर्ट इंटरवल्स के बीच में टीचर कभी क्लास टेस्ट, कभी ऑब्जर्वेशन, कभी ओरल टेस्ट, इन सब की मदद से बच्चे को टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करती है। तो इसलिए इसको कॉन्टिन्यूअस और सिस्टमैटिक प्रोसेस भी कहा जाता है। उसके साथ जब हम इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो उसका दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कहता है कि इवैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक एरिया कवर नहीं करता, वो अपने साथ साथ नॉन एकेडमिक एरिया, यानी कि वो सिर्फ स्कूलिस्टिक एरिया की बात नहीं कर रहा है, बच्चे की सिर्फ पढ़ाई के से रिलेटेड जो एक नैरो मीनिंग में जो एक स्कूल के अंदर बच्चा सिर्फ पढ़ाई करता है, उसकी बुक और पेन और पेंसिल की बात नहीं करता है। इवैल्यूएशन कवर करता है बच्चे के को करिकुलर एरियाज को, को स्कूलिस्टिक एरियाज को, यानी कि यहाँ पे बच्चे के सारे डोमेन्स की बात होती है कि बच्चा के इंटरेस्ट, बच्चे की लाइफ स्किल्स, बच्चे की बिहेवियर, उसके वर्क एक्सपीरियंस, उसके आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सारी चीजों को कवर करके चलता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इवैल्यूएशन नॉन एकेडमिक के साथ साथ एकेडमिक एरियाज को भी कवर करता है। उसके साथ साथ ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें प्रोडक्ट को इम्प्रूव करा जाता है, यानी कि एक टीचर जो है लर्नर को इस सिस्टम के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू इम्प्रूव करने में लग जाती है कि कैसे बच्चा बेटर होता जाएगा, कैसे बच्चा पहले से बेहतर अपने रिजल्ट्स में इम्प्रूव करेगा, अपने आप को इम्प्रोवाइज करेगा। तो इसलिए इवैल्यूएशन को कहा भी जाता है ये एक प्रोसीजर है कि जिसमें कैसे प्रोडक्ट को इम्प्रूव करा जाएगा। उसके साथ साथ जो इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो कहता है कि एक टीचिंग लर्निंग का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसको इंटीग्रल पार्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके बिना टीचिंग और लर्निंग पर्पसफुली नहीं हो सकती, क्योंकि टीचर ने ऑब्जेक्टिव्स बना दिए हैं, उन्होंने बच्चों को सिखा दिया, उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करा है, प्रेजेंट करा है अच्छे से कंटेंट को, लेकिन कहाँ तक, किस हद तक बच्चे को वो चीजें समझ में आई हैं, क्या वो उस चीज को ग्रैप कर पाया है, उस चीज को अच्छे से समझ पाया है और क्या वो डिजायरेबल चेंजेस अपने बिहेवियर में लेकर आ पाया है। तो इन सारी चीजों का हमें इवैल्यूएशन की मदद से ही पता चलता है। तो अगर इवैल्यूएशन ना हो तो टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है वो वेस्ट चला जाएगा कि कितने चेंजेस बच्चे के अंदर आए हैं, कितने हद तक वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाए, ये सारी बातों का टीचर को पता ही नहीं लग पाएगा और उनको अब कौन से एरिया में बच्चे के लिए वर्क करना है, कौन से एरिया में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, इन सारी बातों का उनको पता नहीं लग पाएगा। तो इसलिए टीचिंग एंड लर्निंग का इसको एक इंटीग्रल पार्ट भी कहा जाता है। उसके साथ साथ इवैल्यूएशन की मदद से टीचर क्या रीडिफाइन करती है। फॉर एग्जांपल क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, तो टीचर सेम ऑब्जेक्टिव को हर स्टूडेंट पे अप्लाई नहीं कर सकती, यानी कि अगर कोई एवरेज बच्चा है और इंटेलिजेंट बच्चा है तो टीचर के लिए उन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होने चाहिए। इस तरीके से ही टीचर अपने लेसन को प्लान करेगी कि उसमें सारे बच्चे कवर हो। तो अगर कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं अटेन हो पाए हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो उसमें मॉडिफिकेशन लाने में हमें इवैल्यूएशन काफी ज्यादा हेल्प करता है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को रीडिफाइन करने में, चेंजेस लाने में हमारी इवैल्यूएशन हमें काफी ज्यादा हेल्प करता है। एक टीचर के लिए एक हेल्पिंग टूल की तरह ही ये एक
वर्क करता है। उसके बाद ये पर्पस ओरिएंटेड बोला जाता है। इसको पर्पस ओरिएंटेड क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैसे कि मैंने बात करा, ये अपने साथ पर्पस लेके चलता है, अपने साथ स्पेसिफिक एम्स लेके चलता है, अपने साथ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लेके चलता है कि बाय द एंड बच्चे की इतनी इंप्रूवमेंट हो जानी चाहिए, और अगर नहीं हुई तो पता लगाना है कि कहाँ पर प्रॉब्लम आई है। उसके साथ साथ इसको कहा जाता है कि ये डिस्कवर करता है बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स को। तो इवैल्यूएशन की मदद से टीचर को पता चलता है कि कौन सा बच्चा कहाँ पर उसको प्रॉब्लम फेस हो रही है और कैसे किस बच्चे की वो हेल्प कर सकती है। तो इसमें जहाँ पे इंडिविजुअल नीड्स आ जाती हैं बच्चे की, तो टीचर क्या करती है कि बच्चों को इंडिविजुअली वो उन पे कंसर्न दिखा सकती है, उनको इंडिविजुअली फोकस करेगी, जिससे बच्चों की जो नीड्स होंगी वो फुलफिल होंगी, जो उनके रिक्वायरमेंट्स होंगी वो फुलफिल होंगी, जिससे कि टीचिंग और लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इवैल्यूएशन की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अभी हमने जाने। अब हम बात करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या इसका महत्व है। तो सबसे पहले हमारा जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि इसकी मदद से हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को किस एक्सटेंट तक अटेन करा जा चुका है, किस एक्सटेंट तक उसको अचीव करा जा चुका है। तो ये कैसे पता चलता है? क्योंकि जब हम मूल्यांकन करते हैं बच्चों का, तो उससे हमारे जो टीचिंग और लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनका भी पता चलता है कि कितने चेंजेस बच्चे के अंदर आए हैं, किस हद तक बच्चे ने अपने आप को इम्प्रोवाइज करा है, अपने आप को इम्प्रूव करा है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये हमें हेल्प करता है डिसाइड करने में कि क्या हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं या नहीं हुए। दूसरा, ये टीचर को गाइड करता है कि अब अगर बच्चे के अंदर उनको अभी भी कुछ चेंजेस उनको देखने हैं या फिर कुछ इंप्रूवमेंट जो बच्चे के अंदर वो नहीं आ पाई है, तो अब वो टीचर को गाइड करता है इवैल्यूएशन की कि अब उनको कैसे वर्क करना है, कैसे उनको बच्चे की हेल्प करनी है, कि जिससे वो अब बच्चों को गाइड कर पाए, टीचर को वो खुद गाइड हो पाए कि किस तरीके से उनको बच्चों को उनकी लर्निंग में उनको हेल्प करनी है। फिर इसको कहा जाता है कि ये जजमेंटल होता है नेचर में, यानी कि ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे ही बात करता है। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया था कि जो 33% वाला बच्चा है उसको प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन जो 32% वाला है उसको प्रमोट नहीं करा जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ऐसा क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, जिसकी वजह से बच्चे को प्रमोट करा जाएगा और जिसकी वजह से बच्चे को रोक दिया जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जजमेंटल है नेचर में। फिर बोला जाता है कि ये हेल्प करता है बच्चों को क्लासिफाई करने में। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्योंकि इवैल्यूएशन की मदद से टीचर क्लासिफाई कर पाते हैं कि हाँ, इतने बच्चे, अगर क्लास में 40 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है या 30 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, तो हो सकता है उसमें से 10 बच्चे जो हैं वो एवरेज हो, जो 5 हो वो इंटेलिजेंट हो। तो इस तरीके से इवैल्यूएशन की मदद से टीचर बच्चों को क्लासिफाई कर पाती है, और उसी की मदद से टीचर इंडिविजुअली हर बच्चे पे ध्यान दे पाएगी, समझ पाएगी कि इन बच्चों की, अगर ग्रुप में बच्चे बैठे हैं और ग्रुप मेट्स के साथ अगर वो वर्क कर रहे हैं, तो उससे भी उनकी लर्निंग में इंप्रूवमेंट होगी। तो इससे क्या होता है कि इससे क्या होता है कि टीचर क्लासिफाई कर पाती है बच्चों को। उसके साथ साथ टीचर प्रिडिक्ट कर पाती है कि स्टूडेंट का फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या सक्सेस मिलेगा स्टूडेंट को फ्यूचर में या नहीं मिलेगा। क्योंकि इवैल्यूएशन की मदद से क्या होता है कि टीचर को पता चलता है कि बच्चे की वीकनेसेस क्या है, बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है। तो जब टीचर बच्चों को इवैल्यूएट करेगी और उनकी वीकनेसेस और उनकी स्ट्रेंथ का पता लगाएगी और उनपे जब वर्क करेगी और जब उनको दोबारा इवैल्यूएट करेगी और देखेगी कि कितने इंप्रूवमेंट बच्चों के अंदर आया है, तो उससे टीचर प्रिडिक्ट कर पाएगी कि बच्चों का सक्सेस इन फ्यूचर होगा या नहीं होगा। उसके साथ साथ इवैल्यूएशन की मदद से पेरेंट्स को भी पता चलता है कि उनके बच्चों की ग्रोथ के बारे में, उनके बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में, बच्चे कितने कैपेबल हैं, क्या उनकी एबिलिटीज हैं, इन सब के बारे में पेरेंट्स को भी पता लग पाता है। और उसके बाद इवैल्यूएशन टीचर को हेल्प करता है प्यूपिल की रिपोर्ट बनाने में, यानी कि एक स्टूडेंट की, उनके जो लर्नर है उनकी रिपोर्ट बनाने में उनको हेल्प करता है इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन की मदद से, क्योंकि स्कूलिस्टिक के साथ साथ पोस्ट स्कूलिस्टिक एरियाज को भी इवैल्यूएट करा जाता है, तो उससे क्या होता है कि बच्चे की पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाती है कि बच्चे का बिहेवियर इस तरीके से रहा, बच्चे का वर्क एक्सपीरियंस इस तरीके से रहा, और बच्चे ने इतने, जो भी उसके इंटरेस्ट है, उस जिस भी फील्ड में उसका इंटरेस्ट है उसमें उसने इतना पार्टिसिपेट करा, उसके स्कूल के एकेडमिक्स में कैसे मार्क्स रहे। तो इसकी मदद से टीचर रिपोर्ट्स को प्रिपेयर कर पाती है। तो ये हमने जाना इंपॉर्टेंस इवैल्यूएशन की। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन के प्रकार की, यानी कि टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन कौन कौन से हैं। तो हम आज पढ़ेंगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में, और उसके साथ साथ समेटिव इवैल्यूएशन को भी हम कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं
हैं अपनी इवैल्यूएशन के टाइप्स को फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के साथ, जिसको हम निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है? तो जो आपने देखा होगा जब आप भी स्कूल में थे और जब मैं स्कूल में थी, तब शॉर्ट टाइम के बीच में टीचर क्या करती थी, हमारे क्लास टेस्ट, हमारे यूनिट टेस्ट, हमारे मंथली टेस्ट चलते रहते थे, हमारे ओरल टेस्ट चलते रहते। तो ये सारी जो टेस्ट होते हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के। तो इससे हमें पता चलता है जब हमारा कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, यानी कि हमारी पढ़ाई के दौरान, ये एंड टर्म में नहीं होता, जब हमारे टॉपिक्स कवर हो रहे होते हैं, जब टीचर हमें एक के बाद एक चैप्टर्स को कवर करवा रही होती हैं, उसी टाइम पे थोड़े थोड़े शॉर्ट इंटरवल के बीच में जो हमारे टेस्ट होते रहते हैं रेगुलरली, उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। इसको हम इसलिए टीचर मेड इवैल्यूएशन या क्लासरूम इवैल्यूएशन के नाम से भी इसको इसलिए जाना जाता है, क्योंकि ये क्लासरूम के अंदर ही होते हैं, और दूसरा ये रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं। थोड़े थोड़े टाइम के बाद ये टीचर बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए कि कितने हद तक उनको चीजें समझ में आ रही हैं, क्या जो टीचर उनके सामने जो भी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रही है, क्या वो समझ पा रहे हैं, क्या वो उनको वो क्या उससे उनकी लर्निंग में हेल्प हो पा रही है, नहीं हो पा रही। तो इसकी मदद से टीचर को भी पता चलता है कि उनको कहाँ पे अपने इंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करने की जरूरत है, कहाँ पे वापस उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स को रीडिफाइन करने की जरूरत है। तो इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इससे बच्चों का पता चल जाता है कि कितना वो लर्निंग में इन्वॉल्व है, और उसके साथ साथ कितने हद तक ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करा जा रहा है। तो इसलिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को एक पॉजिटिव इवैल्यूएशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसके थ्रू बच्चों को भी फीडबैक मिलता रहता है और टीचर को भी फीडबैक मिलता रहता है कि उनको कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है, और बच्चों को ज्यादा कौन कौन से स्पेसिफिक एरियाज में वर्क करना है, जहाँ जहाँ पे उनकी वीकनेस उनको पता लगती रहती है, उसको वो अपने, जैसे हम बोले कि अपने माइनसेस को अपने वो प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो इसके एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बता दिए थे कि जो मंथली टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट, ओरल टेस्ट, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में, यानी कि नैदानिक मूल्यांकन के बारे में। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होती है? हमें पता है कि बच्चों को डिफिकल्टी लर्निंग के हर लेवल पे मिलती है, यानी कि आप प्राइमरी लेवल की बात करो या हायर सेकेंडरी लेवल की बात करो, तो डिफरेंट लेवल पे बच्चों को डिफरेंट तरह की लर्निंग में प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो टीचर एक डॉक्टर की तरह ही डायग्नोज करती है इन प्रॉब्लम्स को, और उसके साथ वो आगे प्रोसीड करती है अपने ट्रीटमेंट्स को लेकर, यानी कि उसके अकॉर्डिंगली ही वो अपनी टीचिंग को मोल्ड करेंगी, अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने मेथड्स को अपनाएंगी। जिस तरीके से बच्चों को अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो वो डायग्नोज पहले तो करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, और उसके बाद उन प्रॉब्लम्स पे कैसे वर्क करा जाएगा। तो ये यहाँ पर वो बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह ही रोल प्ले करती है कि बच्चों की पहले प्रॉब्लम के स्पेसिफिक एरियाज में पता लगाती हैं कि कौन कौन से एरियाज में उन्हें प्रॉब्लम है, और उसके साथ साथ वो ये काम करती हैं कि कैसे इन एरियाज को में इम्प्रूवमेंट करी जाएगी, कैसे बच्चों की इन एरियाज में टीचर एक हेल्प कर पाएगी। तो ये है हमारी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो इसमें टीचर बच्चे की प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के बाद, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पता लगाने के बाद, वो उनकी स्ट्रेंथ को और ज्यादा पॉलिश कर सकती है, और वीकनेसेस को कैसे वो अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें भी उनकी हेल्प कर सकती है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की मदद से टीचर क्या करती है कि बच्चों की स्ट्रेंथ पे वर्क करती है, और वीकनेसेस को कैसे वो ओवरकम करते हैं, इस चीज पे भी वो उनके साथ उनकी हेल्प कर सकती है, उनके साथ वर्क कर सकती है। उसके साथ साथ जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, टीचर उसके बाद बच्चों को रिमीडियल मेजर दे सकती है, यानी कि उसके बाद वो बच्चों को एक तरह से सपोर्ट कर सकती है, उनको इंडिविजुअली फिर ध्यान देगी टीचर, फिर उनके अकॉर्डिंगली ही अपनी टीचिंग को प्लान करेगी, अपने लेसन को प्लान करेगी, कैसे उनको इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रही है, उस तरीके से ही बच्चों के सामने वो अपने कंटेंट को प्रेजेंट करेंगी। तो एक बच्चों के डायग्नोस्टिक से क्या पता चलता है कि बच्चों को कौन कौन से एरियाज में प्रॉब्लम है, कौन कौन से उनके स्ट्रेंथ के एरियाज हैं, और किस तरीके से अब टीचर को बच्चों पे रिमीडियल मेजर्स पहुंचाना है। यानी कि रिमीडियल मेजर्स यहाँ पे बताना है, यहाँ पे बात हो रही है कि रिमीडियल टीचिंग की, जैसे कैसे बच्चों को वो एक्स्ट्रा क्लास दे सकती हैं, या फिर कैसे वो क्लास में ही सबके साथ ही बच्चों को हेल्प कर सकती हैं उनकी लर्निंग में। तो ये है हमारी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन वहां पर स्टार्ट होती है जहां पर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन खत्म हो जाती है, यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से टीचर को पता चलता है कि कौन कौन से एरियाज में बच्चे को प्रॉब्लम है, और वहां से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पिकअप हो जाती है, क्योंकि उसके बाद टीचर का रोल आता है एक डॉक्टर की तरह कि कैसे वो उन प्रॉब्लम्स पे कैसे कैसे वो उन स्पेसिफिक एरियाज पे वर्क करेगी, क्या ट्रीटमेंट बच्चों को देगी जिससे वो अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर पाए।
तो एक सीक्वेंशियल प्रोसीजर है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इवैल्यूएशन कैसे होता है, डायग्नोस्टिक किस तरीके से सीक्वेंशियल प्रोसीजर चलता है। तो जो सीक्वेंशियल प्रोसीजर है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का, वो स्टार्ट होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, टीचर ने ऑब्जेक्टिव्स बनाए, उसके बाद उन्होंने इवैल्यूएट करा कि कहाँ कहाँ पर बच्चों ने इम्प्रूवमेंट करी, उनके कौन कौन से एरियाज में इम्प्रूवमेंट आई। और अगर उसके बाद टीचर को दिखाई देती है अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हुई, सारे ऑब्जेक्टिव्स अटेन नहीं हुए, तो वो आइडेंटिफाई करेगी कि कौन कौन से बच्चों को प्रॉब्लम हुई, कौन कौन से बच्चों ने ऑब्जेक्टिव्स अटेन करने में उनको प्रॉब्लम हुई, कहाँ कहाँ पे बच्चों की इंप्रूवमेंट नहीं हुई। वो उन स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करेगी कि कौन कौन से बच्चों को डिफिकल्टी आ रही है, और जब वो बच्चों को आइडेंटिफाई कर लेगी तो उसके बाद वो डिस्कवर करेंगी कि कौन कौन से एरिया में प्रॉब्लम है। स्पेसिफिकली हो सकता है कि किसी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो, उसको आ रहा हो, या फिर किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट ही समझ में ना हो, तो वो डिस्कवर करेगी एरिया ऑफ डिफिकल्टी। उसके बाद वो स्कैन करेगी कि बच्चे का प्रीवियस रिजल्ट कैसा रहा है, यानी कि बच्चे की जो पहले रिजल्ट रहे हैं क्या उनमें ज्यादा इंप्रूवमेंट थी और सडनली बच्चे का रिजल्ट डाउन हुआ है, या फिर बच्चे का पहले से ही रिजल्ट थोड़ा डाउन चलता रहा है। तो वो प्रीवियस टेस्ट होंगे उनकी स्कैनिंग करेगी और उसके हिसाब से बच्चे को रिमीडियल मेजर प्रोवाइड करेगी, यानी कि उसके अकॉर्डिंगली ही वो बच्चे पे वर्क करेगी, अपने लेसन को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने कंटेंट को इस तरीके से बच्चे के सामने दोबारा डिलीवर करेगी जिससे बच्चे को वो चीज समझ में आए और अब उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी जो इम्प्रूवमेंट हो सके। तो इससे क्या होगा, एट द एंड क्या आएगी, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लर्निंग आएगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि क्या हुआ कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हुआ, टीचर ने अपना टास्क खत्म करा, इवैल्यूएशन हुई, बच्चे की जब पता चले कि परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हुई, तो उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि कौन कौन से बच्चों को प्रॉब्लम है और कौन कौन से एरिया में प्रॉब्लम है, बच्चों को पहले कितनी प्रॉब्लम बच्चों ने फेस करी है पढ़ाई में, उनके पहले रिजल्ट कैसा था और अब का रिजल्ट कैसा है। और उसी तरीके से बच्चों को जब रिमीडियल मेजर मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली, जब उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंगली ही टीचर उन पे वर्क कर रही है दोबारा, तो ऑब्वियसली एट द एंड जो क्वालिटी होगी लर्निंग की वो अच्छी ही होगी और बच्चे का जो रिजल्ट होगा वो पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। अब हमने जाना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को। तो अब हम कह सकते हैं कि फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन है वो एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, कि जैसा बच्चे को जैसे पता चला कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से उसको फीडबैक मिला। और वहीं से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का काम हो जाता है कि अगर वो सिंपल फर्स्ट एड मिलने के बावजूद अगर बच्चा इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है तो और क्या क्या उसके ट्रीटमेंट उसको जरूरी है, और क्या क्या एक टीचर को अपनी टीचिंग को मोल्ड करना पड़ेगा, किस तरीके से बच्चे को उसकी लर्निंग में हेल्प करेगी, जिस तरीके से बच्चा सीख पाए, जिस तरीके से बच्चा समझ पाए। तो वहां पे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का काम स्टार्ट हो जाता है। तो यही डिफरेंस है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देती है और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अगर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट से भी बच्चे को नहीं चीजें समझ में आ रही है, अगर वो नहीं सीख पा रहा, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा, तो उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। तो अब हम बात करते हैं समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन के बारे में। तो योगात्मक मूल्यांकन क्या है? तो जब जैसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है कि जब टीचर रेगुलर बेसिस पे बच्चे के टेस्ट लेती रहती है, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। तो समेटिव इवैल्यूएशन एंड रिजल्ट प्रोवाइड करता है कि जब कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है वहां पर समेटिव इवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा जजमेंटल होता है नेचर में। ये एंड रिजल्ट प्रोवाइड करता है कि बच्चा या आगे क्लास में जाएगा, प्रमोट होगा सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे, या फिर वो प्रमोट नहीं होगा, वो उसी क्लास में रह जाएगा। समेटिव इवैल्यूएशन की हेल्प से ही टीचर बच्चे को ग्रेड असाइन करती है कि बच्चा कौन से ग्रेड में है, बच्चे ने कौन कौन से ग्रेड अटेन करे हैं, क्या वो A+ है या वो C+ है, या फिर उसका ग्रेड और ज्यादा कम हो गया है, कितना उन्होंने कौन से सब्जेक्ट में उनको कितना समझ में आया, कौन से सब्जेक्ट की उनको ज्यादा नॉलेज है। तो इससे पता चलता है कि मास्टरी कौन से सब्जेक्ट में हो रही है बच्चे की नॉलेज कितनी बच्चे ने ग्रैब करी है, कितना उसको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, जो उसका नॉलेज का ओशन है वो कितना भरा है। जैसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक पॉजिटिव इवैल्यूएशन है, उसमें बच्चे को फीडबैक मिलता है, लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन में फीडबैक का कोई रोल नहीं होता। यहाँ पे बस एंड रिजल्ट होगा, वो भी सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे।
उसके बाद यहाँ पे सिर्फ जजमेंट पास होगी, यहाँ पे डिसीजन मेक होंगे। यहाँ पे बच्चों के नेगेटिव इफेक्ट इसलिए होते हैं कि अगर बच्चों के अच्छे ग्रेड नहीं आ पाते तो बच्चे एक नेगेटिवली उस चीज को ले लेते हैं, और वो हो सकता है कि उनकी लर्निंग में भी उनकी इफेक्ट इस चीज से आ जाए। अगर बच्चा आगे वाली क्लास में प्रमोट नहीं हो पाया किसी भी रीजंस की वजह से, तो समेटिव इवेल्युएशन में उसका टाइम नहीं मिलेगा इंप्रूव करने के लिए, उसको वापस उस क्लास को रिपीट करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे स्कूल सिस्टम्स में होता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे में नेगेटिव इफेक्ट हो जाते हैं, वो थोड़ा उसकी जो बिहेवियर, उसकी जो पर्सनैलिटी वो थोड़ी नेगेटिवली डेवलप हो जाती है। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि ये काफी ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट भी डालती है बच्चों पे। तो इसके एग्जाम्पल, जैसे इसको एंड टर्म एग्जामिनेशन भी बोला जाता है, तो हमारे जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं और जो हमारे एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं, ये वो इसके एग्जाम्पल हैं। और एक प्रैक्टिकल्स जो एग्जाम होते हैं हम उनका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारे एंड ऑफ द ईयर ही होते हैं बच्चों के। तो ये थी हमारी समेटिव इवैल्यूएशन। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से इवैल्यूएशन डिवाइसेस की मदद से टीचर बच्चों की इवैल्यूएशन कर पाती है, यानी कि कौन कौन सी टेक्निक्स को वो अपनाती हैं जिससे कि बच्चों को वो इवैल्यूएट कर पाती हैं। तो कि जैसा कि हमको पता है कि इवैल्यूएशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है, वो एक सिस्टमैटिकली सिक्वेंशली चलता है, और उसके बाद इवैल्यूएशन की बारी आती है। तो उसके लिए जरूरी है कि टीचर को अलग अलग डिवाइसेस का यूज करना इवैल्यूएशन की मदद से, कि जिससे पता लग पाए कि लर्निंग और टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स अटेन हुए हैं या फिर नहीं अटेन हो पाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओरल एग्जामिनेशन की। ओरल एग्जामिनेशन हम कह सकते हैं कि ये रिटन एग्जामिनेशन का सप्लीमेंट्री है, कि जब टीचर को रिटन एग्जामिनेशन नहीं लेना होता, रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे बच्चे को इवेल्युएट नहीं करना होता, तो वो ओरल एग्जामिनेशन की मदद लेती हैं। ज्यादातर ओरल एग्जामिनेशन आपको दिखेगा कि प्राइमरी लेवल पे हो रही है, और ओरल एग्जामिनेशन की जब टीचर इस चीज को प्रैक्टिस करेगी क्लास में, तो इससे क्या होगा कि बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगी। तो इसकी मदद से बच्चे अपनी लर्निंग को ट्रांसफर करने में हेल्पफुल होंगे, यानी कि अगर उनको अपने दूसरे पीयर्स को अगर कोई चीज समझानी हो, तो अगर ओरल एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस टीचर टाइम टू टाइम कर रही है क्लास में, तो बच्चों के अंदर ये स्किल डेवलप होगी कि वो अपनी नॉलेज को कैसे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि क्लास में कि हर बच्चा लिखने में अच्छा नहीं होता, हो सकता है कि उसको राइटिंग में जब रिटन टेस्ट की बारी वो इतना अच्छा परफॉर्म ना करे, लेकिन जब टीचर उससे ओरली सुने तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होती हैं और स्पीकिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं, और इससे बच्चा अच्छे तरीके से अपनी बातों को, जो बच्चा लिखने में इतना अच्छा नहीं है, वो अच्छी तरीके से अपनी कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से समझा सकता है। तो इसलिए इसको प्राइमरी लेवल पे ज्यादा यूज करा जाता है, और इसको टीचर शॉर्ट इंटरवल्स के बीच में भी यूज कर सकती है। तो ये है हमारा ओरल एग्जामिनेशन। ये पेन और पेपर वाला जो एग्जाम होता है उससे टोटली डिफरेंट होता है। उसके बाद हम बात करेंगे रिटन एग्जामिनेशन के बारे में, यानी कि पेन और पेपर वाले एग्जामिनेशन के बारे में। तो हमने देखा है कि मोस्ट ऑफन ये जो एग्जामिनेशन होती है हमारे स्कूल्स और हमारे कॉलेजेस में यूज होती है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप भी होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप भी होंगे, फिलअप्स, मैच द फॉलोइंग, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। तो इससे रिटन एग्जामिनेशन की मदद से टीचर इवेल्युएशन में जजमेंट पास करती है, यानी कि वो देखती है कि अगर रिजल्ट अच्छे हैं तो ऑब्जेक्टिव्स, जो लर्निंग और टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो सक्सेसफुली इफेक्टिवली अटेन हुए हैं, और अगर रिजल्ट अच्छे नहीं हैं तो वो ऑब्जेक्टिव्स अटेन नहीं हुए, तो वहां पर उनको इंस्ट्रक्शनल में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन लाने पड़ेंगे। तो एक जो एंड जजमेंट, जो एक एंड डिसीजन आता है, वो रिटन एग्जामिनेशन की मदद से ही आता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में, यानी कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपने भी ज्यादातर देखा होगा कि साइंस का जब हमारा एक प्रैक्टिकल होता है, कंप्यूटर का होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक का, इन सारी चीजों के हमारे ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं, क्योंकि इसमें हमें ज्यादातर एक्सपेरिमेंट करके या फिर लर्निंग बाय डूइंग या फिर खुद से करके चीजों को दिखाना पड़ता है। तो ये बेस्ट होता है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से रिलेट करने में, बच्चों को रिलेट करवाने में, उनको जो रियल लाइफ में जो सिचुएशन अराइज होंगी उससे बच्चों को उससे बच्चे कैसे फेस करेंगे, ये सारी चीजें जो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की मदद से बच्चा सीखता है। और
इससे टीचर पता लगाती है कि जो उसने क्लास में सीखा, जो उसने टीचर को करते हुए ऑब्जर्व करा, क्या वो खुद वो चीज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, क्या वो जब बच्चे को अप्लाई अपने ऊपर करनी होती है तो क्या वो खुद कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा जब टीचर उसको टास्क दे रही है। तो जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं, रिटन और जो ओरल, ये तीनों ही ज्यादातर हम अपने स्कूल में ही देते हैं। जब बोर्ड्स की बारी आती है तब हम अपने स्कूल से दूसरे स्कूल्स में जाना होता है। तो उसके बाद बारी आती है हमारी ऑब्जर्वेशन की। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो टीचर इसकी मदद से बच्चों को इवेल्युएट करती है। तो इसका एग्जाम्पल मैं लूंगी। टीचर ज्यादातर बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करती हैं। वो देखती हैं कि कौन कौन से डिजायरेबल चेंजेस उनको किस बच्चे के अंदर चाहिए, कौन कौन सी हैबिट्स, कौन कौन सी मैनर्स और किस तरीके की पर्सनैलिटी उनको बच्चों की फॉर्म करवानी है, डेवलप करवानी है। और ऑब्जर्वेशन की मदद से ही पता चलता है कि कितने चेंजेस, क्या वो बिहेवियर पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है जो टीचर ने उसे बताया, क्या वो चेंजेस उस बच्चे के अंदर आए हैं। तो ऑब्जर्वेशन की मदद से ही टीचर इवेल्युएट करती है। और उसके साथ साथ टीचर ये चीज भी देख सकती है कि क्या क्योंकि जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब टीचर समझा रही होती है तो कुछ बच्चे मुंह पे हाथ रख के सुन रहे होते हैं, कुछ बच्चे हेड डाउन करके, और कुछ बच्चे बिल्कुल अटेंटिव पोजिशन में बैठ के सुन रहे होते हैं। तो उससे भी टीचर, वहां पर भी टीचर ऑब्जर्व करती है कि कितना किस बच्चे का ध्यान उस टॉपिक में है, कितना बच्चा अपने आप को इन्वॉल्व कर पा रहा है, क्या सिर्फ बच्चा सिर्फ दिखाने के लिए ही अटेंटिव तौर पे बैठा है या फिर वो सच में उस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा। तो ये सारी चीजें हमें ऑब्जर्वेशन मेथड की मदद से ही पता चलती है। जो इंटरव्यू हमारा सेम थोड़ा बहुत रिलेटेड है ओरल एग्जामिनेशन या ओरल टेस्ट से ही। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं, जो DSSB के एग्जाम होते हैं और सिविल एग्जाम होते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, DSSB में इंटरव्यू नहीं होता, गलत बोलती है। तो ज्यादातर हमारे जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई एग्जाम हो गया और उसके अलावा सिविल एग्जाम हमारे हो गए, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों का जब रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद बारी आती है बच्चों के इंटरव्यू की, देखने के लिए कि क्या जो बच्चों ने अपनी रिटन स्किल्स में दिखाया है, क्या बच्चों ने जो लिखा है उनका बिहेवियर पैटर्न क्या है, कि रिटन तौर पे जो उनकी पर्सनैलिटी निकल के आई है क्या वैसी पर्सनैलिटी उनकी एक्चुअली में है, क्या उनके मेंटल एस्पेक्ट्स कैसे हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। तो इन सारी चीजों को चेक करने के लिए टीचर एक इंटरव्यू की मदद लेती है। और इससे पता चलता है कि एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद क्या एक इंटरव्यू ही है, उसकी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो उनकी जॉब के अकॉर्डिंगली फिट बैठ रही है। तो इसको इसलिए ऐसा करा जाता है एंट्रेंस एग्जाम के बाद, क्योंकि कुछ लोगों को नॉलेज तो अच्छी होती है लेकिन जब उस नॉलेज को शेयर करने का टाइम आता है तो उनको वे ही नहीं पता होता, उनको वो जरिया ही नहीं मिलता कि जिस तरीके से वो अपनी नॉलेज को दूसरे तक ट्रांसफर कर पाए। तो ये चेक करने के लिए होता है कि क्या वो अपने नॉलेज को शेयर कर पाएंगे, क्या वो अपने आप को इतने अच्छे तरीके से दूसरों के सामने रख पाएंगे जितने अच्छे तरीके से उन्होंने रिटन एग्जाम दिया है। तो उसके बाद हम बात करेंगे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड की। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं कि बचपन से अगर बच्चा किसी एक स्कूल में पढ़ रहा है और अगर अब वो 11th या 12th स्टैंडर्ड में है तो उसका जो नर्सरी से 12th या फिर 11th जिस भी क्लास में वो है वो सारे के सारे रिकॉर्ड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के अंदर आ जाते हैं। यानी कि ये एक तरह के रिकॉर्ड होता है, एक रिपोर्ट कार्ड होती है जिसको हम स्कूल्स और कॉलेजेस में ज्यादा आपको मिलेंगे। इसमें बच्चे के कैसे बच्चे का रिजल्ट रहा ओवर द टाइम, कितनी अटेंडेंस रही, कहाँ कहाँ पे बच्चों का पार्टिसिपेशन रहा, क्या बच्चों के इंटरेस्ट हैं, उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। यानी कि अगर बोले तो ये टीचर को अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, पेरेंट्स को अवेयरनेस प्रोवाइड करता है उनके प्यूपिल, उनके बच्चों के बारे में, उनके स्टूडेंट के बारे में, जिससे पता लग पाता है कि बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है और बच्चों की वीकनेस क्या है और कहाँ कहाँ पर उनके प्रोग्रेस का ग्राफ कैसा गया है। फिर हमारा आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड होते हैं, उससे बच्चे के बिहेवियर पैटर्न का ज्यादातर पता चलता है। जैसे एग्जांपल ले लें कि बच्चे की जो स्कूल की डायरी होती है तो उसमें टीचर नोट्स लिखकर भेजती है पेरेंट्स को कि जब बच्चा बहुत ही ज्यादा नॉटी होता है या मिसबिहेव कर रहा है क्लास में या उसके अच्छे नंबर है, ये किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकता है, तो उससे क्या टीचर लिखकर भेजती है कि पेरेंट्स को कि आपका बच्चा दूसरे बच्चों के साथ मेस क्रिएट कर रहा है या इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है क्लास में या ऐसे बिहेव कर रहा है। तो वो पर्टिकुलरली किसी एक इंसिडेंट के बारे में ही बात करता है और वो बहुत ही समराइज मैनर में बात करता है। यानी कि जो वर्ड्स होंगे वो शॉर्ट, सिंपल और काफी क्रिस्प होंगे, मतलब शॉर्ट वर्ड्स के साथ वो ज्यादा बात कहने की कोशिश करते हैं। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या होता है कि समराइज मैनर में किसी एक ही केस के बारे में बात होती है कि अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा
तो वो क्यों नहीं कर रहा, कि अगर वो क्लास में ऐसा बिहेव कर रहा है तो वो क्यों बिहेव कर रहा है। तो बेसिकली इसमें केस स्टडी होती है और किसी एक टॉपिक के बारे में ही बात करी जाती है। तो अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में, यानी कि सतत व व्यापक मूल्यांकन के बारे में। तो सीसीई क्या है, ये क्यों लाया गया? तो आरटीई एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 में जब नो डिटेंशन पॉलिसी जब आई थी तो उसके अंडर सीसीई को लाया गया था। ये इसका मेन मोटिव ये था कि बच्चों के ऊपर से ये पढ़ाई का जो बर्डन है, पढ़ाई का जो प्रेशर है वो कम कर पाए, और बच्चों के जो सीबीएसई के जो पैटर्न के हिसाब से जो स्कूल चल रहे हैं या किसी भी बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से जो स्कूल चल रहे हैं उसके अंदर बच्चों के जो सिलेबस है उसको स्मॉलर टर्म्स में डिवाइड कर दिया जाए, स्मॉलर पोर्शंस में, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, जिससे कि बच्चे अपने एकेडमिक के साथ साथ अपने को स्कूलिस्टिक एरियाज में भी, यानी कि जो उनका इंटरेस्ट है, जो भी उनके स्पोर्ट्स में अगर उनका इंटरेस्ट है, अपनी एबिलिटीज को वो शोकेस कर पाए अलग अलग फील्ड्स में। सिर्फ पढ़ाई में ना रहे, सिर्फ वो पेंसिल और बुक के साथ ही बैठे ना रहे, वो अपने इंटरेस्ट को, अगर उनका किसी सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट है, अगर उनका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, अगर उनका डांस में है, तो वो उन एरियाज को भी कवर कर पाए। तो इसीलिए सीसीई पैटर्न को लेकर आया गया था कि जिससे बच्चों का पढ़ाई का प्रेशर कम हो और वो अपने साथ साथ नॉन एकेडमिक एरियाज में भी अपनी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप कर पाए और ज्यादा अपने आप को एनहेंस कर पाए। तो इस अप्रोच को लागू किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट ने भी मैंडेट कर दिया गया था कि उनके जो स्टेट में जो स्कूल्स हैं वो सीसीई पैटर्न को ही फॉलो करेंगे। इसको जब अप्रोच को जब ये लागू करा गया था तो उसके साथ साथ ये चीज थी कि 6 स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक के सारे जो पैटर्न फॉलो होंगे एग्जामिनेशन के, जो भी रेगुलर पैटर्न फॉलो होगा स्कूल में वो सीसीई का पैटर्न ही फॉलो होगा। और कुछ स्कूलों में तो 12th को भी यही बोला गया था। तो जब सीसीई आया था तो एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम की जो पॉलिसी थी वो भी खत्म कर दी गई थी, और उसके साथ साथ एक चीज और आई थी कि 1 से लेकर 8 स्टैंडर्ड तक, यानी 1st to 8th स्टैंडर्ड बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा, बच्चों को फेल नहीं करा जाएगा। जिससे क्या होता था कि बच्चों के बेसिक क्लियर नहीं होते थे। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू लूं तो बच्चों के अगर बेसिक क्लियर नहीं हो रहे हैं तो उनको आगे वाली क्लास में प्रमोट करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़े चेंजेस आए, और जो हालांकि कुछ टाइम बाद, यानी मैं कहूँ शायद 2017 में ही कुछ चेंजेस इसके अंदर आए, और अब ये इम्प्रोवाइज होकर क्लास में चलता है। लेकिन अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि अर्लियर इसको कैसा यूज करा जाता था और अब इसको कैसे यूज करा जाता है। तो सीसीई यानी कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि रेगुलर इंटरवल के बीच बीच में बच्चों का असाइनमेंट, बच्चों को रेगुलर टेस्ट लेकर, बच्चों को टास्क देकर, उनको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की मदद से बच्चों को रेगुलरली कॉन्टिन्यूअसली ही इवेल्युएट करा जाएगा। उनको टाइम टू टाइम देखा जाएगा कि क्या वो चीज कर पा रहे हैं, क्या वो लर्निंग और टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो कॉन्टिन्यूअसली ही बच्चों का क्या होगा, इवेल्युएशन होगा। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब है? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि बच्चों के सिर्फ एकेडमिक, यानी उनके सिर्फ पेन और पेंसिल और जो पेपर वाले एग्जाम होते हैं सिर्फ उन्हीं की इवेल्युएशन नहीं होगी, उनके नॉन एकेडमिक एरियाज, यानी कि बच्चों की जो इंटरेस्ट हैं, बच्चों की जो स्किल्स हैं, उनकी जो वर्क एक्सपीरियंस, उनका बिहेवियर कैसा रहा, उनकी आर्ट एंड क्राफ्ट, उनकी लाइफ स्किल्स, इन सारे एरियाज को भी कवर करा जाएगा। और इवेल्युएशन करने के लिए टीचर टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस का यूज करेगी। तो सीसीई को ये हमने थोड़ा खोल के हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि सीसीई एक्चुअली में क्या कहता है। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सारे एरियाज को, बच्चों की ऑल ओवर डेवलपमेंट को नजर में रखा जाएगा, बच्चे के सारे डोमेन्स को, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट को नजर में रखकर ही बच्चों की इवेल्युएशन होगी। और इवेल्युएशन डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के साथ, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के साथ करी जाएगी बच्चों की प्रोग्रेस जानने के लिए। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कि इसको लाया क्यों गया था। तो सबसे पहले सीसीई जो लाया गया था वो इसलिए लाया गया था कि बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो क्लास में बैठ के उनके जब टीचर उनको कॉन्सेप्ट समझाती थी तब उनके मेंटल प्रोसेसर की डेवलपमेंट तो हो रही थी, लेकिन उनकी साइकोमोटर डेवलपमेंट कैसे होगी, कि जब बच्चे सारी एरियाज को कवर करेंगे, बच्चे जब अपने स्किल्स में जहाँ पे उनका इंटरेस्ट है, जब वो डिफरेंट स्पोर्ट्स या फिर म्यूजिक या फिर डांस, जो भी उनका जो मन है, जब वो फिजिकल एक्टिविटीज यानी अपने को स्कूलिस्टिक एरियाज में जब वो पार्टिसिपेट करेंगे, को करिकुलर एक्टिविटीज में जब वो पार्टिसिपेट करेंगे, तब उनकी साइकोमोटर डेवलपमेंट भी होगी और उनकी अफेक्टिव स्किल्स यानी कि जो उनकी स्पेशल स्किल्स हैं, जो वो उनके स्पेशल एरियाज हैं, उनकी डेवलपमेंट भी होगी। उसके बाद जो सीसी ही है वो बच्चों के थॉट प्रोसेस पर
जोर देता है वो बिल्कुल भी मेमोराइजेशन यानी कि जो बच्चों की रोट लर्निंग होती है या फिर बच्चों का जो याद रखने वाला एक मेमोराइजेशन होती है उस चीज पे फोकस नहीं करता है, ये बच्चों की थॉट प्रोसेस पे फोकस करता है कि बच्चों की जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं कि बच्चा जब को स्कूलिस्टिक एरियाज में या फिर अगर बच्चा अगर खो खो ही खेल रहा है तो वहां पर बच्चों को अपने थॉट प्रोसेस से अपने थिंकिंग प्रोसेस से अपने वहां पे उसको अपनी प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चों की मेमोराइजेशन वो चीजों को सिर्फ किताबी तौर पे रट नहीं रहा है, वो जो बच्चा क्लास में सीख रहा है वो उसको रियल लाइफ में भी अप्लाई कर पा रहा है। उसके बाद हमारा आता है कि इवेल्युएशन को इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया सीसीई की मदद से टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस का, क्योंकि इवेल्युएशन की मदद से ही पता चलेगा कि बच्चा कहाँ कहाँ पर उसने अपने आप को इम्प्रोवाइज करा है। इसलिए इवेल्युएशन को यूज करा जाता है कि बच्चों की जो अचीवमेंट है उसमें कितनी इंप्रूवमेंट आई है इसीलिए। और जब टीचर टाइम टू टाइम बच्चों को इवेल्युएट करेगी सीसीई की मदद से तो उससे क्या करेगी, तो उससे टीचर को हेल्प मिलेगी चूज करने में टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज, यानी कि बच्चों की जो रेगुलर परफॉर्मेंसेस आ रही हैं वो उसी के बेसिस पे किस बच्चे को कहाँ कमी है, कौन बच्चा अच्छा कर रहा है, किस बच्चे को कैसे इंप्रूवमेंट करवानी है, टीचर उसी के बेसिस पे टीचिंग और लर्निंग की स्ट्रेटेजीज को अपनाएगी और उसके हिसाब से वो बच्चों को रिमीडियल मेजर भी दे पाएगी, यानी कि उसके हिसाब से वो अपनी टीचिंग को भी इम्प्रूव करके बच्चों को रिमीडियल टीचिंग करके उनको हेल्प कर पाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि सीसीई की मदद से रेगुलर डायग्नोस करती है टीचर और उसके हिसाब से ही अपनी टीचिंग को वो मोल्ड करती है। सीसीई ने टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को एक लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी बना दिया, यानी कि सीसी जब आया तो उससे पहले भी पढ़ाई हो रही थी लेकिन जो बच्चों के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा था पढ़ाई का, बच्चों बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील करते थे, तो जो सीसी आया तो उससे क्या हुआ कि ये बच्चों की जो पढ़ाई हो गई, जो टीचिंग एंड लर्निंग का प्रोसेस क्या हो गया, लर्नर सेंटर्ड हो गया। और लर्नर सेंटर्ड होने की वजह से बच्चे ज्यादा अपने आप को पढ़ाई में इन्वॉल्व कर पाए और उनकी जो लर्निंग है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाए। अब हम देख लेते हैं कि सीसीई एक्चुअली में काम कैसे करता था। तो पहले सीसीई का पैटर्न क्या था, हम पहले ये पढ़ेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि सीसीई का अभी का पैटर्न क्या है। तो पहले क्या होता था कि सीसीई में दो तरह के टेस्ट थे, पहला था फॉर्मेटिव टेस्ट और उसके बाद आता था समेटिव असेसमेंट। तो ये जो थे टेस्ट ये क्या थे, तो फॉर्मेटिव टेस्ट 4 बार हमारे साल में होते थे, बच्चों की एक क्लास में 4 बार फॉर्मेटिव टेस्ट होंगे और उसके बाद 2 बार हमारे समेटिव असेसमेंट होंगे, यानी कि हमारा होता था FA1 FA2, उसके बाद हमारा आता था SA1 और उसके बाद FA3 FA4 और उसके बाद SA2। तो जो FA टेस्ट थे हमारे ये 10-10% होल्ड करते थे, क्योंकि 4 बारी होते थे तो इनकी वेटेज क्या थी 10-10%। तो टोटल अगर मैं बोलूं तो ये कितनी वेटेज कैरी करते थे, 40% वेटेज ये कैरी करते थे। और समेटिव असेसमेंट जो हमारे 3 घंटे के लॉन्ग रिटन टेस्ट होते थे कि बच्चों को क्लास में 2.5 से 3 घंटा बैठना है और लिखकर टेस्ट देना है, तो वो एक जो एग्जामिनेशन होती थी हमारी SA1 30% लेकर चल रही है और SA2 भी 30% लेकर चल रही है, यानी कि इन दोनों की एक साथ वेटेज कितनी थी, 60% इनकी वेटेज थी। तो अगर मैं कहूं कि 40% को मिलाकर ही टोटल रिजल्ट कितना आता था, 100% रिजल्ट बच्चों का आता था कि बच्चों ने इन चारों टेस्ट के साथ साथ ये जो 2 समेटिव असेसमेंट है इसमें कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे ही पूरा रिजल्ट क्या कैलकुलेट करा जाता था। समेटिव असेसमेंट में हमारी जो टर्म एंड एग्जामिनेशन और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आ जाती थी और फॉर्मेटिव टेस्ट में हमारे जो रेगुलर यूनिट टेस्ट जो हमारे चलते रहते थे या बच्चों को जो असाइनमेंट मैम दे रही है, प्रैक्टिकल वर्क का जो काम दे रही है, क्लास टेस्ट जो आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती थी। उसके बाद जो अब रिवाइज सीसीई आया है, जो अब इम्प्रोवाइज होकर आया है, क्योंकि जब आप देखोगे अब केंद्र विद्यालय में हमारा जो रिवाइज सीसीई पैटर्न फॉलो हो रहा है और अब हर जगह जो सीसीई पैटर्न है वो रिवाइज वाला ही फॉलो हो रहा है। तो रिवाइज फॉलो पैटर्न में ये इंक्लूड कर दिया गया, थोड़ा इसको इम्प्रोवाइज करके लेकर आए हैं। रिवाइज पैटर्न में क्या है कि अब बच्चों का FA1 FA2 FA3 FA4 को कैंसिल कर दिया, अब बच्चों का सीधे सीधे क्या होता है, पीरियोडिक असेसमेंट होती है, यानी कि कुछ कुछ इंटरवल्स के बीच में बच्चों की असेसमेंट होती है और उसके बाद डायरेक्ट बच्चों की टर्म एग्जामिनेशन हो जाती है। जो हमारा PA1 है वो हमारा 20% मार्क कैरी करता है और उसके बाद हमारा हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं बच्चों के। जो हाफ ईयरली एग्जाम होंगे वो आप ज्यादातर देखोगे कि बच्चों के सितंबर से अक्टूबर के बीच में हो रहे हैं और उसके बाद हमारा
PA2 होगा और उसके बाद हमारे एनुअल एग्जामिनेशन होंगे। जो एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं हमारे, वो हमारे फरवरी के एंड में या मार्च के स्टार्टिंग में जो होते हैं, और PA2 हमारा ज्यादातर आपको होगा कि जनवरी में या फिर दिसंबर के एंड में स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो PA थे, 2 PA ही एक साथ अपने 40% कैरी कर रहे थे, और उसके साथ साथ जो हमारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है वो 80% मार्क्स कैरी कर रहे हैं। यानी कि दोनों टर्म का जो रिजल्ट बनेगा वो किसके बेसिस पे बनेगा, 100% के ऊपर ही बनेगा। तो ये ज्यादा इजी हुआ बच्चों को, इसने ज्यादा बच्चों का अपना जो बर्डन था वो ज्यादा कम करा एज कम्पेयर टू जो पहले वाला एडिशन चल रहा था CCE से। उससे बच्चों को ज्यादा यूनिट टेस्ट, ज्यादा असाइनमेंट, उनपे ज्यादा बर्डन आ गया था। तो अब हम देख लेते हैं कि CCE के बेनिफिट्स क्या है, कि CCE आने से बच्चों को क्या बेनिफिट हुए। तो जैसा कि हमने बात करा कि इसका मोटिव ही ये था कि बच्चों के जो CBSE का जो ह्यूज पोर्शन है उनको स्मॉलर चंक्स में डिवाइड कर सके, यानी उनको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर सके। बच्चा को जो प्रेशर है, बच्चों का जो सिलेबस है उसको थोड़ा छोटा कर सके, और बच्चा एक टाइम पे एक ही चीज को पढ़ पाए। ये नहीं कि वो ज्यादा ज्यादा चीजों को करके वो कुछ ही ना समझ पाए। तो इसलिए उन्होंने क्या करा कि डिवाइड कर दिया सारे पोर्शंस को छोटे छोटे पार्ट्स में, जिससे बच्चा क्या कर पा रहा था, बच्चा अपनी लर्निंग के नीड्स के अकॉर्डिंग अपने पोटेंशियल को समझ पा रहा था, और उनकी जो लर्निंग नीड्स थी उनको फुलफिल कर पा रहा था। इसका एक बेनिफिट और ये हुआ कि बच्चा क्या कर रहा है कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है कि जब हमने देखा है कि टीचर्स क्या करते हैं कि बच्चे को सिर्फ पेन और बुक के साथ ही एक बाउंडेशन क्रिएट कर देती है कि नहीं, सिर्फ एकेडमिक में अच्छे करने से ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इससे बच्चों को क्या हुआ कि एक जो बच्चों की इंटरेस्ट होते हैं, जो उनकी बहुत ज्यादा उनको इंटरेस्टिंग लगता है, जो भी फील्ड, चाहे वो डांस की हो चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, तो उसमें पार्टिसिपेट करना बच्चों के लिए ईजी हो गया। तो उसके बेसिस पे भी बच्चों को मार्क्स मिलेंगे, तो इसलिए वो बच्चे ज्यादा एनकरेज हुए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से, जिससे बच्चों की एकेडमिकली डेवलपमेंट तो पहले भी हो रही थी, लेकिन इससे जब बच्चा को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा तो उनकी सारे डोमेन्स की डेवलपमेंट होगी, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी। इसमें जो लर्नर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा लर्निंग प्रोसेस में, यानी कि बच्चा जो एब्सेंट माइंडेड नहीं रहेगा, एक क्लास में बैठकर ही लर्निंग नहीं हो रही, बच्चा हर जगह जाकर, जब वो स्पोर्ट्स खेलता है तो बच्चे की उस टाइम भी लर्निंग होती है, तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। इससे बच्चे एनकरेज हो रहे हैं, जिससे जिससे टीचर जब अपनी न्यू टेक्निक्स और मेथड्स लेकर आएगी अपनी लर्निंग को कराने के लिए, बच्चों को टीचिंग कराने के लिए, बच्चों की लर्निंग में इम्प्रूवमेंट कराने के लिए, तो वो बच्चे क्या होंगे कि एनकरेज होंगे, उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा क्लास में, जिससे क्या होगा कि बच्चों की लर्निंग में इम्प्रूवमेंट आएगी, ऑटोमेटिकली उनके रिजल्ट्स इम्प्रूव होंगे। तो एक मेन जो बेनिफिट था CCE का ये था कि ये फीडबैक देता है टीचर को कि कहाँ कहाँ पर उनको अपने इंस्ट्रक्शन में इम्प्रूवमेंट करनी है, अगर उनका जो अभी जो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुए तो आगे उनको कैसे प्लान करना है चीजों को बच्चों के अकॉर्डिंग। तो ये फीडबैक प्रोवाइड कर रहा था कि अगर क्लास में जो स्लो लर्नर है, जो एवरेज बच्चे हैं, उनको उनकी कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो ये थे इसके बेनिफिट्स। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था CCE का, जो सबसे बड़ी कमी थी, वो ये थी कि ये अपने साथ ग्रेडिंग सिस्टम लेकर आया, यानी कि जो बच्चा 90 लेकर आ रहा है और जो बच्चा 99 लेकर आ रहा है, उन दोनों को 1+ ग्रेड मिलेगा। तो ये दोनों बच्चों के लिए सही नहीं था, क्योंकि बच्चे क्या सोचेंगे कि मुझे भी इतने मिल रहे हैं और उसको भी इतने मिल रहे हैं, तो उनका कहीं ना मोटिवेशन में थोड़ी कमी आ जाएगी। बच्चा थोड़ा, यहाँ पे कोई भी सेग्रीगेशन नहीं हो रहा, बच्चों को अलग अलग क्लासीफाई नहीं करा जा रहा, एक ही कैटेगरी में रखा जा रहा है कि अगर बच्चों के 90 और 99, 90 और 100 आ रहा है तो दोनों के A+। तो इसमें बच्चा थोड़ा ऐसा फील करता है कि मैंने इससे ज्यादा लेकर आया, लेकिन फिर भी मेरे कहीं ना कहीं उसके बराबर ही मुझे ग्रेड मिला। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज था। उसके साथ साथ जो एक प्रॉब्लम आई CCE के साथ, कि इसने बोला तो सही कि ये बच्चों का वेट रिड्यूस करेगा, कि लेकिन कहीं ना कहीं इसने बच्चों के ऊपर और ज्यादा प्रेशर बना लिया था। कैसे कि बच्चों को टाइम टू टाइम असाइनमेंट देने पड़ते थे, टाइम टू टाइम अपनी प्रैक्टिकल फाइल को सबमिट कराना पड़ता था, रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, मंथली टेस्ट हो रहे हैं, तो बच्चा मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी था, ये काफी ज्यादा बच्चों को कंपल्शन कर देता था कि हर चीज में उनको बहुत ही ज्यादा मैंडेट हो गया था कि उनका पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, कि अगर बच्चों को, कोई बच्चा अगर नहीं पार्टिसिपेट करना चाहता किसी एक्टिविटी में, तो यहाँ पे उसका बहुत ही ज्यादा एक कंपल्शन लग गया था कि नहीं, उनको पार्टिसिपेट करना ही होगा। और CC अपने साथ बायसनेस भी लेकर आया, क्योंकि
जो भी रिजल्ट होते थे, जो भी एग्जामिनेशन होते थे, वो स्कूल में ही टीचर ही करती थी। तो और जब जैसे कि एग्जाम्पल मैं अपना ले लेती हूँ कि एक टीचर को जो बच्चा पसंद होता है, उसको टीचर, चाहे उनका काम टीचर को पसंद आए या ना आए, लेकिन टीचर उनको ऑब्वियसली, उनको अगर 10 में से अगर उनको मार्क्स देने हो तो वो ऑब्वियसली उनको 9 या 8 देंगे, अगर उनको काम पसंद आए या फिर ना आए। तो इससे क्या होगा कि स्कोप ऑफ बायसनेस बढ़ गया, कि टीचर का अगर काम पसंद आ भी रहा है, नहीं आ रहा बच्चे का, लेकिन फिर भी वो उसको मार्क्स दे रहे हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ वो उस बच्चे को पसंद करती है। तो ये स्कोप ऑफ बायसनेस अपने साथ लेकर आया। और उसके साथ साथ इससे क्या हुआ कि बच्चों का वर्कलोड तो बड़ा ही बड़ा, लेकिन टीचर का वर्कलोड भी बढ़ गया, कि टाइम टू टाइम उनको सारे अरेंजमेंट करने पड़े, सारे इवेंट्स को प्लान करना पड़ता था, और उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी टीचिंग को भी करना पड़ता था, साथ साथ में अपनी टीचिंग को भी देखना है, बाकी इवेंट्स को मैनेज करना है, रिजल्ट्स को मैनेज करना है। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं, कि ये टीचर के लिए भी थोड़ा ज्यादा इसका वर्कलोड हुआ, बच्चों के लिए भी हुआ, कंपल्शन लेकर आ गया, बायसनेस लेकर आ गया। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस थे। तो ये था हमारा आज के सेशन, जिसमें हमने सीसीई के बारे में जाना, और हमने जाना कि इवैल्यूएशन क्या है। सो आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों, आपको सीसीए के बारे में ज्यादा अच्छे से समझ में आया हो, आपको इवैल्यूएशन और इवैल्यूएशन डिवाइसेस क्या हैं, किस तरीके से उसको यूज करा जाता है, इन सारी चीजों की समझ आई हो। थैंक यू। ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने सीसीए के टॉपिक को कवर करा, और इसके साथ साथ हमने इवैल्यूएशन के बारे में जाना। सो वी विल मीट इन अ नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक। सो थैंक यू।